सो सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 2 करने वाले मैराथन वीडियो का, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को कवर किया है एंड मैंने फिर बोला है कि अगर जिसने पार्ट 1 पूरा कर लिया वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा कंप्यूटर में, CGL या CHSL मेंस में। एंड पार्ट 2 वीडियो मैं इसलिए लेके आऊँ कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं या थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कैसे करोगे। पूरे PYQ बेस्ड होने वाला है ये सीरीज़। एंड अगर मैं बता दूं अपने मार्क्स के बारे में, मेरे CGL मेंस पे 47 थे आउट ऑफ 60, CHSL मेंस पे 34 थे आउट ऑफ 45। तो आई गेस आपको इस वीडियो के बाद एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कंप्यूटर में, जिसके बाद आप कंप्यूटर आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेट्स द सम फॉर अ रेंज। तो सबसे पहले एक्सेल होता क्या, देखो एक्सेल में ये ABCD जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक। और जो 1 2 3 4 देख रहे हो इसको कहते हैं रो। तो अगर हमें एक्सेल में लिखना हो, हम लिखते कैसे हैं, हम पहले कॉलम को लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल हमें इस सेल के बारे में लिखना है, ठीक। तो हम लिखेंगे A और फिर पहले कॉलम लिखा, फिर उसके बाद रो लिखेंगे। तो A1 में ये सेल आ रही है तो हम इस सेल को डिनोट करते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हमें करना है सम, तो सम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको कार के नेम दे रखे हैं और उनका प्राइस दे रखा है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें फोर्ड से लेके निसान तक की सारे कार का सम करना है, तो देखो वैल्यू किस में लिखी है, B कॉलम में। तो B के सेकंड रो में ना, तो B2 से लेके B2, मतलब हम लिखेंगे सम ब्रैकेट में B2 कोलन कहाँ तक, B6 तक। जैसे हम ये लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा। तो अगर आपको सम करना है तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सम। अगर मान लो आपको एवरेज करना है कुछ नंबर्स का, तो उसके लिए आप एवरेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैक्स करना है, मैक्स मतलब आपके दो नंबर के बीच में, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है, खूब सारे नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स यूज़ कर सकते हो। एंड काउंट क्या करता है, काउंट बेसिकली नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ़ सेल्स आपके पास हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यूज़ करते हैं सम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विंडो 11 फीचर अलाउज यू टू व्यू हिडन फाइल्स। कौन सा विंडो 11 फीचर हमें हिडन फाइल्स को व्यू करने के लिए मदद करता है। देखो हिडन फाइल्स अगर हम बात करें, जब आप माई PC खोलोगे तो आपको आप व्यू ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। व्यू ऑप्शन के अंदर आप आओगे जब शो में, तो शो में आपको नीचे साइड यहाँ दिखेगा हिडन आइटम्स। जैसे ही आप हिडन आइटम्स पे बेसिकली देखोगे तो आपको सारी हिडन फाइल्स दिखने लगेंगी। तो हिडन फाइल्स हम कहाँ देख सकते हैं, व्यू ऑप्शन में। आई होप क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग कॉपी टेक्स्ट। मतलब कि हमें अगर कोई टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया, देखो कॉपी करने के लिए तो हमने पढ़ा है कि Ctrl+C होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, अब उसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+V। मैंने बताया था ना, ये दो लाइन हम जब पेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मैंने शॉर्टकट फॉर्म में याद कराने के लिए आपको बताया था, Ctrl+V हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ मैंने बता रखी हैं, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए होती है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होती है, X हमारा कट, मैंने बताया था X क्या है, आपकी X क्या है, आपका काट के चली गई तो वो क्या होता है, X मतलब Ctrl+X कट। Ctrl+Z क्या है, अंडू। और Ctrl+Y रीडू। देखो Z और अंडू और रीडू में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। Z मतलब क्या, अंडू, ठीक है, किसी काम को आपने हटा दिया। एंड फिर ये Y मतलब उसी काम को दोबारा से आपने रीडू कर दिया, ठीक। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना। Ctrl+A मतलब सारे जितने टेक्स्ट हैं उसको जैसे आप Ctrl+A प्रेस करोगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। S से क्या होता है, सेव, Ctrl+S सेव। न्यू फाइल मतलब N, तो Ctrl+N। फाइल को ओपन करना है तो O, तो Ctrl+O। प्रिंट करना है तो Ctrl+P। प्रिंट से हमेशा याद रखना, P से प्रिंट और Ctrl+P से प्रिंट करोगे, ठीक। ये सारे मैंने शॉर्टकट की वही उठाए हैं जो एग्ज़ाम में, जो आपके CGL CHSL में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी शॉर्टकट की को हल्के में नहीं लेना। अगर आपको कुछ और नेविगेशन शॉर्टकट कीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक विंडो में गाना सुन रहे हो, एक में गेम खेल रहे हो, आपको तुरंत इससे इस विंडो में स्विच करना है, तो विदाउट एन कर्सर को प्रेस किए, माउस को प्रेस किए, तो आप क्या करोगे, सीधे Alt+Tab दबाओगे, आप सीधे इस म्यूज़िक वाले जॉनर से आप इधर गेम वाले में आ जाओगे,
ठीक। Alt प्लस F4 से आप क्या करते हो, किसी भी विंडो एप्लीकेशन को क्लोज करते हो। फॉर एग्जांपल ये म्यूज़िक वाला विंडो खुला है, जैसे आप Alt प्लस F4 दबाओगे ये क्लोज हो जाएगा। उसी तरह कंट्रोल प्लस टैब से क्या करते हो, स्विच बिटवीन टैब्स इन द ब्राउज़र और एप्लीकेशन, मतलब दो सेम तरह के टैब्स में अगर आपको स्विच करना है, जैसे आपने एक में गूगल क्रोम खोल रखा है, ठीक है, गूगल क्रोम में आपने फॉर एग्जांपल एक में आपने कुछ सर्च कर रखा है कंप्यूटर के बारे में, एक में आपने सर्च कर रखा है मैथ्स के बारे में, तो आपको कंप्यूटर से मैथ वाले में अगर आपको स्विच करना है तो आप कंट्रोल प्लस टैब दबाओगे, आप तुरंत स्विच कर लोगे। विंडो प्लस डी क्या करता है, डेस्कटॉप शो करता है, और विंडो प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता है। आते हैं नीचे, कंट्रोल एफ क्या करता है, फाइंड करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एफ से फाइंड, ठीक है। एच क्या करता है, रिप्लेस करता है, किसी वर्ड को रिप्लेस करने का काम क्या करता है एच। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन आते हैं हाइपर लिंक, हाइपर कोई लिंक को इंसर्ट करने का काम क्या करता है, कंट्रोल प्लस के करता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, कंट्रोल प्लस के। बी से क्या होता है, बोल्ड, मतलब किसी लेटर को अगर बोल्ड करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखना, ऐसे, ठीक, तो इटैलिक के लिए आई यूज़ करते हैं। और किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने लिखा बोल्ड, इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यूज़ करेंगे, एन से न्यू, ठीक है। तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या करोगे, आप डायरेक्ट मतलब फाइल अगर आपको डिलीट करनी है, आपको उसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना, आप तुरंत शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे, वो पूरे कंप्यूटर से फाइल डिलीट हो जाएगी। रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, अगर किसी पेज को बुक मार्क करना है, वेब पेज को, ठीक है, मान लो आपको चाहिए कि ये वेब पेज आपके पास सेव रहे, बुक मार्क रहे, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस डी। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी सेलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी शो करनी है तो आप ऑल्ट प्लस एंटर दबा देना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एस्केप की। उसके साथ साथ अगर आपको विंडो मेन्यू ओपन करना है तो ऑल्ट प्लस स्पेस। अगर अपने कंप्यूटर को लॉक करना है तो विंडो प्लस एल से लॉक। और उसके साथ साथ अगर आपको टास्क मैनेजर यूज़ करना है, टास्क मैनेजर, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये भी इंपॉर्टेंट है टास्क मैनेजर वाला। उसके साथ साथ अगर आपको किसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्ट क्या करो, प्रिंट स्क्रीन वाले पे बटन पे टैप कर दो, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ सीपीयू। सीपीयू का बेसिकली काम क्या है, देखो सीपीयू बेसिकली हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है। और वो कैसे करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको, मान लो आपने माई पीसी खोला, ठीक, आपको गेम खेलना है फॉर एग्जांपल, तो आपने कंप्यूटर में पहले आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वो लिंक करने का काम कौन करता है, वो लिंक करने का काम सीपीयू ही करता है। सीपीयू कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है आपका सीयू, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है रजिस्ट्रार, ये भी आपने सुना होगा, रजिस्ट्रार, ठीक है। तो अब तीनों का काम क्या है, देखो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसके साथ साथ अगर कंट्रोल यूनिट बोलूँ तो इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किसको क्या काम करना है, बेसिकली ये सबको अपने अपने काम बताता है कंट्रोल यूनिट। और रजिस्ट्रार क्या है, ये एक हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है जो बेसिकली टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ठीक। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रजिस्ट्रार किस तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है तो ये टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रेरी होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं सीपीयू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर। अब देखो जनरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना फिक्स है आपके, इस बार भी सीजीएल में आएगा, 100% आएगा, तो एकदम अच्छे से समझ लो। देखो जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो क्या यूज़ किया है, वो यूज़ करता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब देखो, वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो बहुत बड़ा होता था पहले। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब। आप देखोगे वैक्यूम ट्यूब ना बहुत बड़ा होता था एक्चुअल में। फिर उसके बाद इसमें और क्या बेसिकली एग्जाम्पल क्या है, देखो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और कौन सा मतलब उसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में अगर बोलूँ तो एनियाक एंड यूनिवैक, वैक से याद कर सकते हो, एसी आखिरी में जो एसी आ रहा है उससे आप याद कर सकते हो, एनियाक एंड
यूनिवैक, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। वो वैक्यूम ट्यूब से थोड़े छोटे होते थे, साथ में जो उनके अंदर मेमोरी यूज़ होती थी वो मैग्नेटिक कोर यूज़ होती थी, मैग्नेट वाली, ठीक है। और अगर इसके एग्जांपल में बात करूँ, देखो यूनिवैक क्या सबसे मान लो सबसे प्राइम एग्जांपल है, ठीक। उसको अपग्रेड करके हमने क्या बनाया? यूनिवैक 1108, ठीक। तो ये इसका एग्जांपल है। उसके साथ IBM 7094। ये सारे वो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो SSC ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसको मिस नहीं करना, एक बार पढ़ लेना। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आता है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ट्रांजिस्टर से भी और छोटा हुआ। इसका एग्जांपल बताऊँ तो अगर IBM 360 सीरीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस वाइज बाकी से ज़्यादा अच्छा था। फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट से भी और छोटी होती है। एंड अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो इंटेल 404 या एप्पल मैकिनटोश, ठीक है। और उसके साथ साथ ये इसमें आप ग्राफिकल यूज़र बेस्ड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे विंडोज़ और मैकओएस जो आप बेसिकली यूज़ करते थे पहले, वो जो विंडोज़ XP एंड ये सारी चीज़ें, आप उसमें क्या है, उसमें वही तो यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर ही तो यूज़ होता है 90s के टाइम पे, ठीक है, जब कंप्यूटर आया था उस टाइम पे। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें, देखो फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जैसे गूगल क्वांटम कंप्यूटर या IBM वाटसन, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए ये AI वाली ये यूज़ होती है फिफ्थ जनरेशन वाली लैंग्वेज। एंड बहुत ही मतलब सिंप्लीफाई कर देती है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को भी बहुत आराम से कर देती है, मतलब बिना कोई मशक्क़त के। एक तरह से कहूँ तो रोबोटिक्स यूज़ होता है, एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ होता है, न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है फिफ्थ जनरेशन वाली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपका आंसर मिल गया कि ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में यूज़ होता है। भाई ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। देखो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स कॉन्सेप्ट पे चलती है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पास्कल अब नहीं यूज़ होती, पास्कल जनरली पहले यूज़ होती थी। तो अगर मैं बोलूँ, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, पहले होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू प्रोग्राम्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप, मैं, हम सब, आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन, लैपटॉप, ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस धरती पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो सब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक मिला देंगे तो वो बन जाती है क्लास। जैसे आपका रूम एक क्या है? क्लास है। रूम में बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा और बहुत सारी चीज़, तो वो क्या बन गई? आपकी क्लास बन गई। तो ये आज के टाइम पे हम जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पाइथन, C#, टाइपस्क्रिप्ट, उसके साथ साथ और एग्जांपल PHP, और क्या हो गया आपका C++, जावा, रूबी, कॉटलिन, ठीक, आर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस कनेक्ट्स टू नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो नेटवर्क को बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल से कौन कनेक्ट करता है? ये काम गेटवे का है। गेटवे बेसिकली क्या करेगा? देखो गेटवे का काम क्या है? बीच में पास देना। जैसे समझो ये एक नेटवर्क है लैन, दूसरा नेटवर्क है वैन। अब लैन और वैन क्या होता है पहले ये समझो। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। और आपका वैन जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन से वैन को क्या कनेक्ट करता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें ऑब्वियसली उसमें आप मान लो आपने कोई साइबर कैफ़े खोल रखा है, तो आप उसमें आपके मान लो 3 कंप्यूटर है, ठीक, साइबर कैफ़े में। तो आप एक ही नेटवर्क से उन तीनों कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप 3 कंप्यूटर के लिए अलग अलग नेटवर्क्स यूज़ करोगे, नहीं। तो एक नेटवर्क से आप 3 कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे। तो वो काम कौन करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एंड उसकी मल्टीपल चेन है, मान लो एक बिल्डिंग ये, एक बिल्डिंग ये है, ठीक। तो इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग है तो दोनों सेम ही कंपनी की, तो काम भी सेम ही हो रहा होगा, तो बिल्डिंग अलग अलग है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं वैन, एक तरह से मल्टीपल
मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँ लैन से वैन को कनेक्ट करने का काम, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये काम करता है गेटवे। याद रहेगा, ये बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जिसको कहते हैं, ठीक। जब आप सरकारी विभाग में आओगे ना तो आप इस टर्म से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे। ये वही चीज़ लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ और एग्जांपल देख लेते हैं। राउटर क्या होता है, देखो राउटर का काम जो होता है वो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का होता है जो सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे मैं बोलूँ एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने का काम, जैसे आप साइबर कैफ़े में क्या देखते हो कि इस तरह का, या अपनी लाइब्रेरी में देख लो, इस तरह का एक राउटर लगा होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो राउटर का काम वो होता है। उसके साथ साथ इसका काम, मेनली काम क्या होता है, ये डेटा पैकेट्स फाइंड करता है, बेसिकली पाथ फाइंड करता है डेटा पैकेट्स के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए। स्विच का काम क्या होता है, स्विच एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क के डिवाइसेस लाइक जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर को कनेक्ट करता है और उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, आपको प्रिंटर आपने कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर से, ठीक है। आपको कोई चीज़ प्रिंट निकालनी, मान लो इसी PDF को आपको प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ जैसे ही Ctrl+P दबाओगे क्या होगा, वो स्विच के थ्रू ये आपका प्रिंटर से कनेक्ट होगा एंड वो क्या होगा, वो आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। देखो इस तरह हम कनेक्ट करते हैं ना स्विच के थ्रू, तो वही चीज़ होता है स्विच, ठीक है। ये बेसिकली एक ही तरह के नेटवर्क डिवाइसेस के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके साथ साथ ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अभी आप कंप्यूटर में मेरी वीडियो देख रहे हो और मान लो एकदम से लाइट चली गई एंड आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो फिर क्या होगा, मेरी वीडियो सेव नहीं होगी, मेरी वीडियो भी एकदम से बंद हो जाएगी ना। तो उसी को कहते हैं रैम, क्योंकि जो मान लो जो आप काम परफॉर्म कर रहे हो वो किस में स्टोर होता है, रैम में। लेकिन जब आप उसको सेव कर देते हो, ठीक, सेव करने के बाद वो चीज़ कहाँ चली जाती है, रोम में, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक, रोम। एंड ये क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, आप दोबारा से रीओपन करोगे तो परमानेंट स्टोरेज वाली चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। जैसे आप किसी फाइल को सेव करते हो और आप उसको दोबारा से ओपन करते हो तो आपको वो चीज़ दिखने लगती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रोम, याद रहेगा। अच्छा, जो हम बेसिकली हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क हो गया या फिर SSD हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब ऑब्वियसली रोम में तो ज़्यादा स्पेस होती नहीं है, ठीक। तो हम अलग से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं ताकि हम अपने डेटा को सेव करने के लिए यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रिंटर इज़ नॉन इम्पैक्ट। अब सबसे पहले समझो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। आओ देखते हैं क्या होता है। इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो मैकेनिकल प्रेशर का यूज़ करके कागज़ को बेसिकली प्रिंट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये थोड़ा सा आउटडेटेड फॉर्म ऑफ प्रिंटर कह लो होता है। इसमें प्रिंट करने के लिए इंक रिबन का भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं सबसे मेन चीज़, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्या होता है ये पता होना चाहिए, साथ में 1-2 फीचर इसके इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन चीज़ एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अभी CHSL मेंस हुआ था, उसमें भी ये एग्जाम्पल पूछा था कि आपसे इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दिया था एंड एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर बहुत ही समझ लो एक तरह से आउटडेटेड है। पिंस का यूज़ करके आप इसमें प्रिंट करते हो। डेजी व्हील में क्या टाइप राइटर जैसा मैकेनिज्म बनता है, खाट 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 टाइप करोगे तब प्रिंट होगा। लाइन प्रिंटर पूरी एक लाइन एक साथ प्रिंट करता है, थोड़ा स्लो होते हैं, ठीक है, नॉइजी होते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं और स्लो स्पीड होती है। लेकिन अगर वही बात करूँ नॉन प्रिंटर की, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना कागज़ प्रिंट कर देते हैं, बहुत ही मॉडर्न और फास्ट होते हैं। इनका ये बेसिकली इंक स्प्रे या लेज़र के थ्रू प्रिंट करते हैं और बहुत ही शांत और तेज़ी से प्रिंट करते हैं। इसके एग्जांपल जो जनरली आजकल आप यूज़ देखते होगे साइबर कैफ़े या बड़े बड़ी जगह यूज़ होते हैं, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है, या फिर लेज़र प्रिंटर हो गया, या थर्मल प्रिंटर जो होता है वो हीट के थ्रू, हीट मतलब गर्मी का यूज़ करके कागज़ को प्रिंट करता है ना। और इंकजेट होता है, ये जो होता है ये इंक ड्रॉपलेट का यूज़ करके प्रिंट करता है। इंकजेट मतलब, इंक से याद रखना, इंक मतलब इंक जेट, इसका मतलब ये होता है इंक को झटके से फेंकना, इंक ड्रॉपलेट। लेज़र प्रिंटर क्या है, ये टोनर पाउडर का यूज़ करके और लेज़र का यूज़ करके प्रिंट करता है। तो आपको तीनों, आई होप तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट। देखो नॉन इम्पैक्ट इंकजेट इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका
ये डॉट मैट्रिक्स क्या है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट है, उसके साथ साथ डेजीविल इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है आपका इंकजेट, सॉरी इंकजेट नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर नॉन इम्पैक्ट का इंकजेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ वर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। वर्म एक तरह का बेसिकली वायरस है, ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर मतलब कि जैसे कि देखो, ये आपको अपने नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड करता है बिना किसी फाइल को इन्फेक्ट होने के। जैसे कि एग्जांपल आई लव यू वर्म, जो अक्सर रिलेशनशिप में भी होता है, ये एक तरह का वायरस, इसीलिए वायरस कहा गया है रिलेशनशिप को। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी लिंक पे क्लिक किया एंड उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिक सेल्फ रिप्लिकेट होने लगेगा, मतलब पूरे कंप्यूटर में वो वायरस फैल जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो वायरस मतलब आपके पूरे सिस्टम को, फाइल्स को कैसे करप्ट करने लगा। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस होता है। अच्छा, और भी वायरस होते हैं, देखो वायरस से भी एक क्वेश्चन फिक्स से आना, तो मैंने सारे ही जो इंपॉर्टेंट वायरस है उसके मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ये वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर मतलब हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं मेरी हार्ड डिस्क, मेरा जहाँ मैंने फाइल स्टोर किया वही करप्ट हो गया, मतलब वो ओपन नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो बूट सेक्टर वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बूट सेक्टर वायरस ही करता है। तो बेसिकली सिस्टम बूट होने से पहले ही ना करप्ट हो जाता है। बूट से याद रखना, जहाँ इसमें कीवर्ड क्या है, बूट, तो बूट से याद रखना। फाइल इन्फेक्टर वायरस नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो फाइल्स होती है ना, जैसे .exe .com, इनको इन्फेक्ट कर देता है। और फिर जैसे ही आप इन फाइल को ओपन करोगे, ठीक, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा। मैक्रो वायरस क्या होता है, ये मैक्रो वायरस बेसिकली एक तरह का वायरस होता है जो बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, इन सबको इन्फेक्ट कर देता है। और ये जानते हो, ये फाइल्स के अंदर ही रहता है, लेकिन उन्हें जैसे ही आप ओपन करोगे ना, तब वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मेलिसा वायरस, ये किसी एग्जाम में पूछा था, मेलिसा वायरस किसका एग्जाम्पल है। पॉलीमॉर्फिक नाम से समझ आ रहा है, ये एक एडवांस वायरस का फॉर्म है जो कोड को मॉडिफाई करता है और इन्फेक्ट करता है जब तक कि एंटीवायरस इसे डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ना, पॉली मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, एंड सबसे मेन चीज़ क्या है ना, इसको, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको डिटेक्ट करना या फिर इसको रिमूव करना, मतलब इसको इतनी इजीली तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड क्योंकि ये मल्टीपल तरीके से ये मॉडिफाई हो जाता है एंड इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान काम नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, तो भाई ये तो SSC का फेवरेट है। ट्रोजन हॉर्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ये क्या होता है, ये एक तरह का ट्रोजन एक ऐसा रूप होता है जिसमें यूज़फुल सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, लेकिन क्या होता है असली में वो हार्मफुल होता है। लास्ट क्लास में मैंने एक स्टोरी बताई थी कि 2 किंगडम होते हैं एंड किंगडम ए एंड किंगडम बी, दोनों ही पावरफुल होते हैं, लेकिन दोनों आपस में जब लड़ाई करते हैं तो किंगडम ए क्या होता है, किंगडम बी जो होता है वो थोड़ा हारने लगता है। तो फिर एक्चुअल में अगर किंगडम बी को हराना होगा तो एक दीवार होती है किंगडम ए की, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ये किंगडम बी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, ये हार मान लेता है एंड किंगडम ए को ना एक तोहफा भेजता है। तोहफे में क्या भेजता है, घोड़ा। घोड़े में क्या होता है, जैसे ही घोड़े को अंदर करने के लिए दरवाज़ा खोला जाता है तो उस घोड़े में ना बहुत सारे सैनिक छुपे होते हैं एंड वो सुबह उठते ही अटैक कर देते हैं एंड उस किंगडम को जीत लेते हैं। तो उसी के नाम पे ट्रोजन हॉर्स को रखा गया है। तो ये दिखता बहुत यूज़फुल है, एकदम लेजेंड दिखेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इतना हार्मफुल होता है जैसे ही आप इसको अंदर से बिल्कुल हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या करता है, ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और ये सारी चीज़। स्पाईवेयर क्या होता है, एक तरह का ये स्पाई होता है, मतलब ये सीक्रेटली, आपको पता नहीं चलेगा, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड को स्टील कर लेगा एंड आपको हवा भी नहीं लगेगी, मतलब ये एक जासूस की तरह काम करता है, सीक्रेटली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल कूल वेब सर्च होता है एंड इसका मेन काम होता है प्राइवेसी को ब्रीच करना और डेटा को चुराना। की लॉगर तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली क्या करता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड कर लेता है एंड उसके थ्रू आपके पासवर्ड और डेटा को स्टील कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपने क्या किया, आप मोबाइल में अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हो, अगर उसमें की लॉगर एक्टिवेट है तो क्या करेगा, आपके वो जो की स्ट्रोक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल पासवर्ड रखा 1 2 3 4, तो वो उस की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेगा और फिर बहुत ही ईजिली होगा आपके पासवर्ड को क्रैक करना।
रूट किट जो होता है ये एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ सिस्टम में छुप के काम करता है और ये बहुत ही मतलब ईजिली हैकर को एक्सेस दे देता है आपके सिस्टम में। मान लो किसी हैकर को ना अगर आपके सिस्टम को एक्सेस करना है तो क्या करेगा, रूट किट भेजेगा एंड जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करोगे, जैसे ही मतलब आप उस पर क्लिक करोगे, हैकर को आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा और वो आराम से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। एडवेयर क्या होता है, एडवेयर मैंने बताया था अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट के रूप में आता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। एग्जांपल सबसे इसका है फायरवॉल, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करना और प्राइवेसी इश्यूज़ को क्रिएट करना होता है इसका काम। अब आते हैं विच फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट वैलिड इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कौन सा फाइल वैलिड नहीं है। देखो वर्ड की बात हो रही है, वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। डॉक्स वैलिड है, डॉक्स वैलिड है, डॉक वैलिड है। एक्सेल जो होता है ये एक्सेल के लिए यूज़ होता है, ये वाला एक्सेल जो होता है एक्सेल के यूज़ होता है, एक्सेल फाइल के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली एक्सेल फाइल के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं बोलूँ वैलिड कौन सा नहीं है तो वैलिड हमारा एक्सेलएस नहीं है, ठीक। इन एक्सेल व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम कॉल्ड। देखो अभी मैंने बात की थी रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे व्यू में आपको पूछ लेगा, क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है पेज लेआउट या पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये आपको किस सेक्शन में मिलेगा। तो आप बता देना, ऑप्शन में होगा व्यू, तो आप व्यू में बताना। व्यू में आप क्या है ना, व्यू में आप देखने वाली चीज़ कर सकते हो, जैसे पेज के लेआउट को आप देख सकते हो, उसको प्रीव्यू कर सकते हो। रिव्यू में आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो जो करेक्ट करने वाले ऑप्शन होंगे ना वो रिव्यू में होंगे, ठीक है। इंसर्ट करने वाले में जो इंसर्ट वाली चीज़ें होंगी, फॉर्मूला में जैसे कैलकुलेशन वाली चीज़ें होंगी, ठीक। बायोस, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना। सबसे मेन काम इसका यही होता है। बेसिकली हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से ये कनेक्ट करने का काम करता है बायोस, ठीक है। बायोस उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो ये प्री इंस्टॉल्ड होता है मदरबोर्ड के अंदर, आपको पहले से ही मिलेगा। एंड ये बहुत ही मतलब एक तरह से यूज़फुल टूल होता है, क्योंकि अगर इसके बिना आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ बायोस में एक चीज़ है जो बहुत यूज़ होती है, POST, पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो ये क्या करता है, ये बीप करने लगता है और मतलब एरर मैसेज दिखाने लगता है कि यहाँ पे एरर है, तो हम उसको आसानी से रेक्टिफाई करके सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ यूज्ड इन टोनर। अभी हमने पढ़ा था कि टोनर के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, तो लेज़र प्रिंटर, ठीक है। टोनर बेसिकली कौन सा प्रिंटर यूज़ करता है, लेज़र प्रिंटर। इंकजेट पे इंक ड्रॉपलेट्स यूज़ होती है। डॉट मैट्रिक्स बहुत ही स्लो होता है, डेजीविल बहुत ही स्लो होता है। ये दोनों इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं, ये नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ईमेल रिट्रीवल। ईमेल रिट्रीवल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है POP मतलब पोस्ट ऑफिस कंट्रोल। ईमेल को अगर वापस लेना है तो हम उसके लिए POP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक। ये एक तरह से आपका सर्वर से ना क्योंकि ईमेल कहाँ होते हैं, सर्वर पे होते हैं, तो सर्वर से ही ये ना ईमेल आपके पास रिट्रीव कर लेगा, मतलब वापस ले आ सकता है। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसमिशन गलती से बोल दिया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका काम है सीधे वेब पेजेस को एक्सेस करता है, जो वेबसाइट्स होती है ना उसके पेजेस को एक्सेस करने का काम करता है। FTP क्या होता है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसे फाइल को अपलोड करने के लिए जो यूज़ होती हैं उसमें हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा कि फ़ाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो आप याद रखना FTP, फाइल से याद रखना, फाइल एक कीवर्ड है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ईमेल को सेंड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो हम SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यही प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं मेल के लिए। एंड ये दोनों ऑप्शन में रहेगा भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, ये नहीं आंसर, ये थोड़ी आंसर, आपका आंसर SMTP है, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू लॉक अ विंडो PC। मतलब विंडो PC को लॉक करना है तो डायरेक्टली आप कोई शॉर्टकट की होती है ना, तो मैंने अभी पढ़ाया था Windows+L दबाते ही सीधे क्या होगा, आपकी विंडोज़ की लॉक हो जाएगी। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI क्या होता है, GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको ना ग्राफिक्स के फॉर्म में
इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आजकल आप जब विंडोज़ यूज़ करते हो तो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही तो है। आपको माई पीसी ओपन करना, उसका इमेज दिख जाएगा, आपको म्यूज़िक सिस्टम ओपन करना, उसका इमेज दिख जाएगा। लेकिन आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पहले के कंप्यूटर यूज़ किए थे MS DOS वॉस, उसमें सीधे आपको की वो लिखने होते थे, कमांड्स लिखने होते थे, एंड आपको कोई इमेज नहीं दिखती थी, ठीक है। तो वो कमांड प्रॉम्प्ट होते थे जिसमें आपको सीधे कमांड लिखने होते थे, कोई इमेजेस नहीं दिखती थी। लेकिन आजकल के सिस्टम में क्या है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें आपको सीधे आपको इमेजेस दिखती रहती हैं एंड आप उस पर क्लिक करके ईजिली उसको एक्सेस कर पाते हो, ठीक। बहुत ईजी होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करना। व्हाट इज़ द की पर्पस ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का की पर्पस क्या है? की पर्पस मैंने बताया है, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करना। कैश मेमोरी क्या है? एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, एंड इसका काम जो होता है ये टेम्परेरी स्टोरेज फ्रीक्वेंट डेटा को देता है। देखो मेरी बात समझो, CPU क्या करता है? CPU भाई इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आप हो, आप यूज़र हो, आप सिस्टम को यूज़ करो, कंप्यूटर को, आपने CPU को इंस्ट्रक्शन भेजा, भाई मुझे गेम खेलना है, गेम ओपन करो। आपने जैसे गेम पे क्लिक किया, CPU क्या करेगा? CPU तुरंत उसको ओपन करेगा। लेकिन आपने फ्रीक्वेंटली बोला मेरे को गाना भी सुनना है, म्यूज़िक भी सुनना है, आपने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया, तो क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि CPU के पास बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि CPU खाली भी बैठ सकता है। तो इन दोनों के बीच में ना कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या करती है, ये कुछ डेटा अपने पास स्टोर कर लेती है। जब तक CPU एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मान लो ये गेम ओपन करने वाला टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो तब तक वो म्यूज़िक वाला जो ऑपरेशन है वो कैश मेमोरी अपने पास स्टोर करके रखेगा। जैसे गेम वाला एग्जीक्यूट होगा CPU से, वैसे क्या होगा, कैश मेमोरी वाला CPU में कैश मेमोरी वाला डेटा क्या है, CPU में चला जाएगा और फिर CPU से एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो इस तरह क्या है, CPU और बेसिकली आपके सिस्टम के बीच में एक तरह से वर्क का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का भी काम कैश मेमोरी करता है। इसीलिए इसको हम हाई स्पीड मेमोरी कहते हैं। इसकी स्टोरेज बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत हाई स्टोरेज नहीं होती, कम स्टोरेज होती है, लेस होती है, ठीक। टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। विच डिवाइस एम्पलीफाइज नेटवर्क सिग्नल? नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है? तो नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम रिपीटर करता है, ठीक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं होते क्या है। हब मैंने बताया, हब क्या होता है? हब एक नेटवर्क, हब बेसिकली मैंने बताया था ये एक नेटवर्क से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल हब है, फॉर एग्जांपल आपको ये सिस्टम दिस सिस्टम आपको सारे सिस्टम में एक चीज़ एक्सेस करवानी है तो आप हब से सीधे एक्सेस करवा सकते हो। इसका एक फ़ायदा भी है। देखो मान लो ये सिस्टम ही है, आप इस पर काम कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल इसमें कुछ काम किया, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई गेम बनाया, क्या बनाया, गेम, आपने गेम बनाया और आप चाहते हो कि यार सिस्टम ये ई वाला भी ना इसे एक्सेस कर सके, तो आप क्या करोगे, आपने इस सिस्टम पे बना दिया ना गेम, अब ये हब के पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो अब ये आप इस सिस्टम में भी एक्सेस कर पाओगे ईजिली। तो मतलब हब जो है ना बहुत कन्वीनियंट होता है किसी भी 2 सिस्टम 3 सिस्टम को 5 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो हब का काम वो होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, बाकी मैंने आपको बता ही दिया गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, रिपीटर का काम मैंने बता ही दिया। नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई मतलब बढ़ाने के काम जो है रिपीटर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल्स? पावर पॉइंट फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, जब उसे आप सेव करते हो, तो उसका जो आप देखोगे लास्ट में एक्सटेंशन जो होता है वो .ppt या .pptx के फॉर्म में होता है। तो इसका एक्सटेंशन ये होता है। डॉक्स किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एक्सेलएस किसका होता है? ये एक्सेल का होता है। और HTML क्या होता है? ये बेसिकली किसी आप वेब पेज को जब वो करते हो, सेव करते हो, तो उसका होता है HTML। या फिर HTML एक और चीज़, HTML कहाँ यूज़ होता है? किसी वेब पेज को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होता है। एंड अगर वेब पेज में आपको कुछ डिज़ाइनिंग और वो सब चीज़ करनी है तो आप CSS के थ्रू करते हो, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS के थ्रू अगर किसी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब वेबसाइट बनानी है, तो आप HTML का यूज़ करते हो। व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ राउटर? राउटर का काम क्या है? राउटर का काम बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया, पीछे भी बताया था। क्या करता है? डायरेक्ट डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम रिपीटर का होता है। डेटा स्टोर करने का काम तो ये तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम। और नेटवर्क सिक्योर भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा ये चीज़।
HTTP किस लिए स्टैंड करता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर अंडो इन विंडोज़? विंडोज़ में अंडो करने का शॉर्टकट क्या होता है? मैंने बताया था ना, अंडो, अन से याद रखना, अंडू, किसी काम को अंडू करना, Z, Ctrl+Z। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स क्या करता है? एक्स आपका कट करने का काम करता है। एक्स क्या करती है? काटती है आपका। वी क्या करता है? वी में 2 लाइन ज्वाइन है तो यानी वी का काम है पेस्ट करने का, ठीक है। और वाई का काम क्या है? रीडू करने का दोबारा से। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS एक्सेल? एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तब से पढ़ते आ रहे हैं, .xls होता है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। TXT किसका होता है? देखो TXT नॉर्मल जो फाइल्स आप सेव करते हो ना, कभी आप देखना किसी नॉर्मल फाइल को आप सेव करोगे तो .txt में ही सेव होती है। PPTX मैंने बता ही दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है। और डॉक्स क्या किसका होता है? डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, MS वर्ड। विच डिवाइस इज़ यूज टू सिक्योर अ कंप्यूटर नेटवर्क? कौन सी डिवाइस यूज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए? देखो मैंने बताया था ना, अगर कभी नेटवर्क को सिक्योर करना है तो उसका वो काम कौन कर सकता है? वो फायरवॉल करता है। ये एक तरह से आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका ना, आप कोई भी, जैसे कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो इसके थ्रू परफॉर्म होते हुए निकलेगा। अगर इसको लगेगा यार ये ऑपरेशन सिक्योर है होना, तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मतलब एक तरह से ऐसे समझो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर को कौन क्रॉस कर सकता है? जिसके पास पासपोर्ट है ना। यहाँ पे कौन खड़ा होता है? यहाँ पे खड़ी होती है BSF। BSF क्या करती है? चेक करती है ना, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड रीज़न है, वही उस बॉर्डर को क्रॉस कर पाता है। जिसके पास वैलिड डिटेल्स नहीं है, वैलिड चीज़ नहीं है, तो क्या करता है? BSF यहीं पे रोक लेता है। एक तरह से घुसपैठियों को रोकने से, मतलब घुसपैठियों को रोकने से मदद करता है कि घुसपैठियाँ ना घुस पाए हमारे बॉर्डर के अंदर। तो वही काम एक तरह से फायरवॉल का है। फायरवॉल क्या करता है? आपके कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कीवर्ड क्या याद रखोगे? सिक्योर जैसे ही देखोगे फायरवॉल पे क्लिक कर देना। व्हाट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम। जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, दोनों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? जैसे विंडोज़ है, ठीक है, मैक OS है, एप्पल में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल डोमेन? ईमेल डोमेन वैलिड कौन सा है? .com। देखो .jpg क्या होती है? ये आपकी इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब भी आप इमेजेस को सेव करोगे .jpg में होगा, जो आपका, या फिर PNG में भी होता है .png। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि ये आपका डॉक वर्ड फाइल को सेव करने के लिए यूज़ होता है। TXT नॉर्मल फाइल्स को सेव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एक .in भी होता है, ये भी वैलिड ईमेल एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कल को आप क्या कहते हैं, मान लो आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जैसे कोई एग्जांपल नेम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर उसका एक्सटेंशन पता है कैसे होता है? ऑफिशियल एक्सटेंशन, मान लो उसका नाम है ABC, तो abc@microsoft.com। तो ये जो होता है ना, ये वैलिड एक्सटेंशन होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला। तो कभी भी अगर आप देखो ना, किसी का ऑफिशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन से अगर मेल आया है, ठीक है, मान लो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का अगर कभी भी मेल आएगा तो देखना @textbook के नाम से ही आएगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक से याद है, अगर किसी को टेक्स्ट बुक पास खरीदना है तो प्लीज़ HKL कूपन कोड यूज़ कर लेना, तो आपको सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आप इतना कर सकते हो मेरे लिए, अगर आपको किसी को भी ना कूपन खरीदना है, अगर पास खरीदना है तो HKL कूपन कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक का, ठीक। चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर नेटवर्किंग? IP मतलब क्या होता है? IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखा होगा आपने नेटवर्किंग में IP एड्रेसेस यूज़ होते हैं। जैसे देखो आपका घर का एड्रेस होता है ना, मान लो घर का एड्रेस है 370 371, उसी तरह कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिससे उस कंप्यूटर को हम ट्रेस कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं IP। IP के थ्रू ना हम किसी भी सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हो एंड आपने क्या किया, अपने सिस्टम से ना डार्क वेब में हैकिंग करनी शुरू कर दी, ठीक। तो आपको
मतलब आपके सिस्टम का एक्सेस कैसे पता चलेगा, आपकी कौन से सिस्टम से हैकिंग हो रही है, वो आपके आईपी के थ्रू ही पता चलेगी कि आपके जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू पता चलेगी अच्छा इस कंप्यूटर से हैकिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो जिसको हम कहते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, फुल फॉर्म पूछता है इसका। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। बेसिकली ये होता क्या है, देखो ओएसआई जो होता है ये एक तरह से आपका डेटा ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है उसको करने में मदद करता है। और ये कितने तरीके से कितने फ्रेम में होता है, ये 7 लेयर्स में होता है डेटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस। जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो जो फिजिकल लेयर है ये फिजिकल लेवल पे डेटा ट्रांसफ़र करती है, जैसे वो ईथरनेट, जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं कहीं वो वायर के फॉर्म में आपको इंटरनेट मिलता है ईथरनेट, या आप किसी कंपनी में जाओगे, जब आप जीएसटी विभाग में जब आप अपने विभाग में काम करने जाओगे ना, तो आपके सिस्टम में ईथरनेट लगा होगा वो वायर्ड फॉर्म में, ताकि उसको कोई हैक ना कर सके। ठीक है, या फिर वाईफाई के फॉर्म में भी डेटा इसमें ट्रांसफ़र होता है। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स होते हैं ना, डेटा पैकेट्स उनको हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन का काम है, एरर डिटेक्शन का काम वो यहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरर को ढूंढने आए तो वो डेटा लिंक लेयर में ही हम ढूंढ सकते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर में बेसिकली अच्छा, इसमें डेटा लिंक लेयर में क्या यूज़ होता है, स्विचेस यूज़ होते हैं, ये भी याद रखना, पूछ लेता है क्वेश्चन। नेटवर्क लेयर में इसमें ये क्या करता है, एक डेटा डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क के थ्रू। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल है राउटर इसका एग्जांपल है नेटवर्क लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये ट्रांसमिशन करने का काम करता है, मतलब कि डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे इसका एग्जांपल है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद आता है सेशन लेयर। ये क्या करता है, ये एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता है। ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता है या फिर उसको टर्मिनेट करता है, मतलब कि कम्युनिकेशन दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन या तो बनाएगा, इस्टेब्लिश करेगा, या उसको मैनेज करेगा, और या फिर नहीं समझ आएगी कम्युनिकेशन तो उसको डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक, फिर जो होती है, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का अपना एक काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, ये बेसिकली डेटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। रीडेबल फॉर्म में मतलब कि जैसे इमेज फॉर्म में, जेपीईजी फॉर्म में, या फिर MP3 गाने के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट करके आपको आसानी से वो समझने के लिए कैपेबल बनाती है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, एंड हमें यही लेयर दिखती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेब ब्राउज़र्स, जैसे आप जो यूज़ करते हो ना, गूगल क्रोम, वेब, मोजिला फायरफॉक्स, वो क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। तो आपको फाइनल चीज़ इसी में दिखती है। सारा प्रोसेस बैक एंड पे होता है, लेकिन आपको फाइनल जो यूज़र को दिखता है वो एप्लीकेशन लेयर ही दिखता है। तो ये सीक्वेंस भी याद रहेगा, एंड ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना यार, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगेन क्वेश्चन वही फिर से बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब डॉट मैट्रिक्स। ठीक, डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। बाकी ये किसके एग्जाम्पल है, इंकजेट हो गया, लेज़र हो गया, या फिर थर्मल हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है। मैंने क्वेश्चन रखा इसीलिए क्योंकि आपको यहीं क्लास के अंदर ही याद हो जाए भाई, बार बार बाहर जाने का कोई झमेला ही ना रहे, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इसलिए भी। व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ NIC। NIC बेसिकली पहली चीज़ तो होता क्या है, NIC होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, ये इस तरह का होता है NIC आपका। इसका की फंक्शन, काम क्या होता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, जो आपके बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस है, जो आपको कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने का मतलब कि जो आपका कंप्यूटर है ना, उसको आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करेगा। नेटवर्क मतलब लैन, वैन, ठीक, या फिर इंटरनेट, इनसे कनेक्ट करने का जो काम है वो यही करता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, ये कार्ड काम करता है। इसके बिना ना आप कभी भी बिना इसके कंप्यूटर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो। इसके बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे।
विच डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर बायोस। बायोस को स्टोर करने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रोम, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज होता है पहली चीज़ तो। उसके साथ साथ नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि ये परमानेंट है इसलिए नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SSD एंड हार्ड डिस्क क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज में यूज़ होता है। एंड रैम तो हमने पढ़ाई है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, उसके साथ साथ वोलेटाइल होता है। एंड अगर आपने सिस्टम बंद किया तो ये पूरा डेटा इसका हट जाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज़। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की मैंने अभी बताई थी, चलो आप बताओ कौन सा होगा इसका। 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये होगा इसकी शॉर्टकट की। भाई शॉर्टकट की वही मैंने पूछी है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। याद रखना कंट्रोल, फिर उसके बाद शिफ्ट और फिर एस्केप की, उससे टास्क मैनेजर ओपन होगा। 2-3 बार ना अगर आपके पास लैपटॉप हो तो ये सब शॉर्टकट की परफॉर्म करके देख लेना, उससे याद हो जाएगा हमेशा आपको, हमेशा के लिए। व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है, जैसे कि www.example.com को IP एड्रेस जैसे ये इसमें कन्वर्ट करता है, ताकि जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे को पहचान कर सके इंटरनेट पे। मैंने बताया ना कि यार देखो, फॉर एग्जांपल अभी आप हो, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो ना यार, आप एक दूसरे को, कोई आपका कोड वर्ड है कुछ किसी तरह से तो आप जानते हो। अगर आप फॉरेन में भी चले गए, विदेश चले गए, तो भी आपको पता है यार अगर मैं ये कोड वर्ड यूज़ करूँगा तो मेरे को तुरंत पहचान जाएगा, या जो भी चीज़ है, ठीक है। या आपका कोई कलीग है, वो आपको तुरंत पहचान जाएगा। तो उसी तरह एक तरह से मैं ऐसे समझ लो कि जो आपके ये डोमेन नेम्स है ना और IP एड्रेस, ये क्या करता है, IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर्स इजीली उसको इंटरनेट पर पहचान सके। क्योंकि इंटरनेट पर तो आपको आपका कंप्यूटर IP एड्रेस के थ्रू ही जाना जाता है, वहाँ पे उसकी पहचान ही है IP एड्रेस, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरनेट का फ़ोन बुक है, जिसमें क्या करता है, जिसमें वेबसाइट के नाम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करता है, मतलब IP एड्रेस याद करता है। याद रहेगा डोमेन नेम सिस्टम। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर है 4th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यूज़ करता है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन यूज़ करता है क्या, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन यूज़ करता है IC, फोर्थ जनरेशन यूज़ करता है माइक्रो प्रोसेसर MP, एंड 5 यूज़ करता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ये है आपकी रैम, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट अ PC टू द इंटरनेट। PC को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। देखो हमें पता है राउटर के बारे में, स्विच के बारे में, हब के बारे में। मॉडेम जो होता है ना, ये आपका कनेक्ट करता है क्या, PC को इंटरनेट से। याद होगा पहले हम लोग जब इंटरनेट, याद करो अब तो जियो आ गया, अब तो सब चीज़ बहुत सस्ती होगी। पहले हम मॉडेम एक होता था, उसमें हम सिम कार्ड डाल के रिचार्ज करते थे और उसको कंप्यूटर में लगाते थे, फिर हम इंटरनेट चलाते थे। तो वो ऐसे ही होता था, मॉडेम के थ्रू ही होता था। व्हाट इज़ अ शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट क्या है, F5 है, ठीक। F5 जब भी प्रेस करोगे शॉर्टकट मतलब रिफ्रेश होते रहेगा। अब देखो F से याद है, फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी तुम्हें एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। इस बार CHSL में भी आ ही गया था एक क्वेश्चन। देखो टोटल 12 फंक्शन की हैं। F1 क्या करता है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, F1 दबा दो हेल्प के लिए। या अगर रीनेम करना है किसी फाइल को, रीनेम मतलब F2 दबा दो। आपको सर्च ओपन सर्च करना है तो F3 दबा दो। F3 से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन F2 F1 से आता है, ठीक। अगर आपको विंडोज़ को क्लोज़ करना है तो ऑल्ट के साथ F4 दबा दो, मैंने पीछे बताया था, ठीक। F4 मतलब ही क्लोज़ करना। F5 क्या करता है, रिफ्रेश करता है करंट विंडो को। अगर आपको F6 क्या करता है, दो टैब या 2 एलिमेंट के बीच में नेविगेट करता है, मतलब इधर से इधर भाग सकता है, इधर से इधर भाग सकता है, 2 टैब के बीच में नेविगेट करने का काम करता है। स्पेल चेकिंग का, स्पेलिंग, ग्रामर, इन सब का काम कौन करता है, F7 करता है,
जो चेकिंग का काम से अगर आप मान लो सेफ मोड में आपको एंटर करना है ड्यूरिंग स्टार्टअप तो वो F8 के थ्रू जा सकते हो। इसका भी बहुत कम पूछता है लेकिन याद रखना। उसके साथ F9 क्या करता है, ये ईमेल को रिसीव और सेंड करने का काम करता है। F10 क्या करता है, एक्टिवेट करता है ओपन मेन्यू को, और साथ साथ अगर फुल स्क्रीन मोड में आपको जाना है तो F11 का काम है। जो इस बार क्वेश्चन आया था वो आया था F12 से, सेव एज पूछा था, CHSL मेंस में आया था कि सेव एज कौन से फंक्शन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, वो F12 के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना F12 यानी सेव एज। तो ये फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर ऑफ एन IP एड्रेसेस। IP एड्रेस का पर्पस क्या है, देखो सिंपल है, आइडेंटिफाई करना डिवाइसेस को ऑन अ नेटवर्क के डिवाइसेस पे आइडेंटिफाई करने का काम क्या है, ये IP एड्रेस करता है। IP एड्रेस बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि ये एक तरह का एड्रेस होता है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर के नाम से नहीं जाना जाता है कि भाई ये HP का कंप्यूटर है, ये आपका वीवो का कंप्यूटर है, या फिर अलग अलग एसर का कंप्यूटर है, वो IP एड्रेस के थ्रू जाना जाता है। तो IP एड्रेस को IP एड्रेस का काम ही है नेटवर्क पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना। व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल जगह पे यूज़ होता है। अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है सिंपल फॉर्म में। अगर मान लो 2 बिल्डिंग्स है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है एक जगह पे, तो इसमें यूज़ होता है WAN। ठीक, लेकिन अगर पूरे शहर में यूज़ करना है तो उसमें यूज़ होता है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, याद रहेगा। विच कंपोनेंट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा कंपोनेंट है जो हम जिसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसका एक सिंपल आंसर है CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत लोग मदरबोर्ड टिक कर देते हैं, भाई मदरबोर्ड ना करना, ये आंसर नहीं होता। CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड CPU का पार्ट होता है, CPU के अंदर होता है, जिसके थ्रू पूरा CPU परफॉर्म करता है अपना काम। ठीक, तो इसका आंसर होगा CPU। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी, एंड आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुली लगी होगी। जो इसका PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में इस PDF को और मेरी पुरानी PDFs को रिवाइज़ करते रहो, बार बार रिवाइज़ करते रहो, तभी आपका कंप्यूटर जो है वो स्ट्रांग होगा। एंड याद रखना यार, 330 340 तो लाना ही है, लेकिन कंप्यूटर को भी क्वालिफाई करना है, इसमें मत फेल हो जाना, वरना यार कहीं के नहीं रहोगे, मतलब कुछ खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो याद रखना ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो यार तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, बट शेयर कर देना और लाइक कर देना यार, पहली बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। 100 के होने वाले यार, तो अगर आप कर दोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और एंड बस आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है। एंड अच्छे से पढ़ते रहो, ध्यान लगा के पढ़ो, एंड कोई भी डाउट्स हो कमेंट में बता देना, हम सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।